पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेन उसी हॉल मास्टर के पास गया था जो कि हिटमैन प्रोवाइड करती है। दाफेन यहाँ पे ली सेंग टोंग की सुपारी देने के लिए आया हुआ था। यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैंक ने उसको बेवकूफ बना दिया था, जिस वजह से वो सुपारी नहीं दे पाता, जिससे कि दाफेन के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता कि आखिरकार इसने मुझे बेवकूफ कैसे बनाया। और उसी के साथ उसका टोकन भी ले लिया जाता है, जिसकी मदद से वो इतने ज्यादा खर्चे किए जा रहा था, जिससे कि दाफेन के पास टोकन न रहने की वजह से वो आगे से कोई भी खर्चे नहीं कर सकता। दाफेन और बाकी सब जब एक जगह पे रुके हुए होते हैं कि तभी उन सभी को पता चलता है कि ली सेंग टोंग अपने साथियों के साथ यहाँ पे पहुँच रहा है। उसको सुपारी देके मारा नहीं गया तो वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पे आया हुआ था ताकि वो सबकी जान ले सके। इसके बाद यह नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ली सेंग टोंग पूरे गुस्से के साथ आगे बढ़ रहा था और उसी तरफ जा रहा था जहाँ पे अभी प्रिंसेस है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ पाता कि तभी दाफेन वहाँ पे आने के बाद उसका रास्ता रोक लेता है। उसको देखकर सेंग टोंग और स्नो डीमन कह रहे होते हैं, दाफेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सुनकर दाफेन जो होता है वो कहता है, तुम हो ली सेंग टोंग, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन के रखा है, तुम्हारे बारे में सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम तो वही इंसान हो जो कि प्रिंसेस का सिंहासन छीनकर अपना राज चलाना चाहते हो, तो तुम्हारे बारे में प्रिंसेस ने मुझे बहुत कुछ बता के रखा है। तो ली सेंग टोंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, और प्रिंसेस जो है वो हमारी ली फैमिली से आती है और हमारी ली फैमिली नहीं चाहती कि एक लड़की हमारा सिंहासन चला। मैं उसे सिंहासन से भगाने के लिए आया हूँ ताकि कि उस सिंहासन पे मेरा राज हो, ताकि जो पोजीशन अभी प्रिंसेस के पास है वो मेरे पास आ जाए, और ये करने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और मैं ये चीज करके दिखाऊंगा। तो यह सुनकर दाफेन कहता है, तुम्हें ये सारी बातें किंग जाओ से करनी चाहिए, क्योंकि तुम उसके कहने पे यहाँ पे आए हुए हो। जाओ और अपनी एम्प्रेस से कहो वो अपनी औकात में रहे, अपनी औकात ना भूले, और प्रिंसेस के ऊपर हमला करना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। और यह सुनकर जो ली सेंग टोंग था और उसके साथी थे वो सभी गुस्सा हो जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रिंसेस को उनके नाम से बुलाने की, क्योंकि उन्हें किंग जाओ कोई नहीं कहता, उनको सभी लोग प्रिंसेस ही कहा करते हैं। तो तेरी इसी गलती की सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। तो इसके बाद ली सेंग टोंग स्नो डीमन को दाफेन के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। स्नो डीमन भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और दाफेन से कह रहा था, तू आज नहीं बचेगा, तुझे मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, आज मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। तो दाफेन कहता, अच्छा होता कि जो पिछली बार हम दोनों के बीच फाइट हुई थी उसी वक्त मैं तुझे जान से मार दिया होता, तू बच गया और फिर से तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है, इसलिए आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और दाफेन भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था और वो एकदम घसीट के पंच मार देता उस स्नो डीमन के ऊपर। ये पंच इतना खतरनाक था कि आसपास के इलाके में धमाका हो जाता है। दोनों का अटैक एक दूसरे को जोर से लगा था, लेकिन दाफेन का जो पंच था वो उसमें सबसे ज्यादा ताकत थी, उसकी वजह से वो स्नो डीमन उड़ के दूर फेंका चुका था और उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, वो दोबारा से दाफेन के पास आता है और दाफेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दाफेन भी उसकी हालत खराब करते हुए उसे मारकर दूर फेंक देता है। फिर स्नो डीमन कह रहा था, एक बार मौका मिल जाए और मैं रिकवर हो जाऊँ, फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह देखकर जो ली सेंग टोंग था वो अपने साथियों दाफेन के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। फिर दो बंदे अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए दाफेन की तरफ ही बढ़ने लग जाते हैं ताकि उसकी जान ले सके, लेकिन दाफेन इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो एकदम खतरनाक पावर एक्टिवेट करने के बाद दोनों को एक एक करके गला पकड़ के उड़ाते हुए दूर फेंक दिया था, जिस वजह से दोनों की हालत खराब हो जाती है। अब वो दोनों यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फिर दाफेन अपना अगला शिकार बनाने के लिए ली सेंग टोंग को देख रहा था। फिर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है ताकि वो ली सेंग टोंग के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन वह अटैक ली सेंग टोंग पे कर पाता कि बाकी लोग वहाँ पर आकर उसको रोक लेते हैं और अब सभी लोग मिलकर दाफेन के ऊपर हमला करने लग गए थे। लेकिन दाफेन सभी को बढ़िया तरीके से मजा चखाता है। जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे थे कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। जब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो दाफेन उससे कहता है, तू तो अपने सपोर्टर को लेके आ गया, अब मेरी बारी है, मैं भी अपने सपोर्टर को बुलाता हूँ। इतना कहते ही वहाँ पे मैंक पहुँच जाता है, जिसने अपने स्वॉर्ड की मदद से स्लैश अटैक से ली सेंग टोंग के सारे बंदे को रोक दिया था और कहता है कि अगर किसी ने दाफेन और प्रिंसेस के ऊपर हमला किया तो वो
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हमारे जेनियन हॉल से ही सीधा दुश्मनी ले रहा है, इसलिए अपने एक कदम पीछे कर लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। यह चीज देख कर ली सेंगटोंग कहता है मैंग से, आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग तो हमारा साथ देते थे ना, आखिरकार अचानक से ऐसा हो क्या गया जिस वजह से तुम लोगों ने हमारा साथ ही देना बंद कर दिया? तो इसके बाद मैंग कहता है, देखो मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मास्टर का ही ऑर्डर मानता हूँ। उन्होंने जो मुझसे करने के लिए कहा मैंने वही किया, और इससे ज्यादा ना ही मुझे कुछ पता है और ना ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। तो यंग लोंग कहता है, मुझे अपने मास्टर जिन लोंग के पास ले चलो, मैं उससे ही बात करना चाहता हूँ। आखिरकार वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? आखिरकार उससे क्या हो गया जो कि अब मेरा दुश्मन बन चुका है? तो मैंग कहता है, तुम उनसे बात भी नहीं कर सकते, वो एकदम अलग जगह पे चले गए हैं कल्टीवेशन करने के लिए, और उन्होंने कहा है कोई भी उनको जाके डिस्टर्ब ना करे, इसलिए तुम उनसे बात भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से रिटर्न चले जाओ और तुम दाफिन और प्रिंसेस के ऊपर हमला करने के लिए सोचो भी मत, वरना हमें अपने कदम उठाने पड़ेंगे। इतने सालों से हमारी दोस्ती थी, तुम्हें वो भुलानी पड़ेगी। ये सुन के ली सेंगटोंग के दिमाग में आग लग चुकी थी। यहाँ पे जो हो रहा है ना वो दाफिन ने ही किया होगा, और इसी की वजह से यंग लोंग मेरा साथ नहीं दे रहा। और वो एकदम गुस्से से सभी को धमकी देते हुए कहता है, इस बार तो मैं यहाँ से रिटर्न जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग ये मत सोचना कि मैं हार के जा रहा हूँ, मैं फिर से वापस आऊंगा और तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। और दाफिन से कहता है, सबसे पहले मैं तुझे मारने वाला, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है और दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकती, और तू जब तक जिंदा है ना तब तक खुशी से अपनी जिंदगी बिता। इतना कहने के बाद जो ली सेंगटोंग था वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके भाषण से तो दाफिन को नींद आने लगी थी, और फिर दाफिन वहाँ से उठ के चला जाता है। आखिरकार इसका भाषण कौन सुनेगा? सीमा भी यह देख के परेशान हो चुका था, ये तो कोई बात ढंग से सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपनी मनमानी करता रहता है। इसके बाद दाफिन सीधा प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है। वहां आने के बाद वो उसको बता रहा था जो अभी ली सेंगटोंग ने बात कही कि अभी लड़ाई शुरू हुई है, मैं वापस जरूर आऊंगा। यह सुनकर प्रिंसेस भी थोड़ा टेंशन में हो जाती है। हमें यहाँ पर अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर ली सेंगटोंग यहाँ से ऐसा कहते हुए गया है तो मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, वो चुप बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो कोई न कोई तरीका ढूंढता रहेगा ताकि वो हम लोगों को मुसीबत में डाल सके। लेकिन तभी प्रिंसेस को ऐसा लगता है कि आसपास कोई न कोई चीज है जो कि उसकी तरफ पड़ रही है, इसलिए जल्दी से वो अपना सुजाको तालिस्मान बाहर निकाल लेती है। और जैसे वो बाहर निकल के आया था उसके अंदर से फिनिश वर्ड बाहर निकल के आ जाता है, जिससे कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो कि आसपास छिपा हुआ था उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि छुप कर यहाँ पर आई हुई थी। यहाँ आने के बाद वो प्रिंसेस और दाफिन के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन जो सुजाको तालिस्मान का फिनिश वर्ड था वो उसके ऊपर अटैक करके उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन वो लड़की इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और वो दोबारा से यहाँ पर तैयार हो जाती है ताकि वो दाफिन और प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर सके। उसने एक तो सुजाको तालिस्मान डिस्ट्रॉय कर दिया था अपनी पावर की मदद से। यह देखकर जो प्रिंसेस होती है वो अपना दूसरा वाला तालिस्मान बाहर निकाल लेती है और वो दूसरे वाले तालिस्मान से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से उस लड़की की हालत खराब हो चुकी थी। फिर दाफिन कहता है, मुझे याद आया हम उस हिटमैन वाले हॉल के अंदर लिस्ट में नंबर 1 थे, तो मुझे लगता है कि ली सेंगटोंग ने हमसे पहले हमारी सुपारी उन लोगों को दे दी थी और ये लड़की वहीं से आई है। यहाँ पे हमें हिटमैन मिलते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें इस जगह पे रहना थोड़ा आसान होगा, तो हमें यहाँ से दूसरी जगह पे चले जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद प्रिंसेस ज्योति अपनी सिपाही से कहती है, देखो ये जो लड़की आई हुई थी एक लेवल की आगे की लगती है, तो तुम जरा संभल के जाना और उसके ऊपर अटैक करना, वो जिंदा बच के नहीं जानी चाहिए। तो प्रिंसेस की सिपाही भी उस बात को मान जाती है। तो वहीं पर मैंग और बाकी सब जब उस लड़की को भागते हुए देखते तो वो लोग घबरा जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की हिटमैन हॉल से यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आती, तो इस वजह से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और फिर मैंग जो था उस डिसाइपल के साथ प्रिंसेस के पास आता है और उनसे कहते हैं, इस जगह पे ज्यादा टाइम तक रहना मुझे नहीं लगता ये सही डिसीजन होगा, आपको यहाँ से चलना चाहिए। पास में हमारा एक टेम्पल, तो उसके अंदर आप रह सकते हैं, वो जगह बहुत ही अच्छी है, वो जगह आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, हर जरूरत की चीजें आपको मिल जाएगी। तो प्रिंसेस भी कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, वैसे भी मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, तो हम वहीं पर चलते हैं। इसके बाद वो डिसाइपल
डिसेपल और वो मैंक जो था दोनों को अपने जेनियन हॉल का एक टेम्पल के पास ही लेके आ रहा होता है, जहाँ पे प्रिंसेस और बाकी सभी लोग कुछ दिन आराम से रह सकते हैं। वो जगह काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और वो जगह काफी ज्यादा बड़ी भी होती है। फिर वो डिसेपल कहता है ये जगह है ना, जितने भी आपके पास लोग हैं उन सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम लोग तो राशन तो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हमारे पास कोई उतना कमाल का शेफ नहीं जो कि आपके लिए टेस्टी खाना बना सके। इस चीज में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दाफेन कहता है एडजस्ट करने की जरूरत क्या है, हमारे पास खुद ही एक कमाल की शेफ। फिर वो जूडी से कहता है क्यों जूडी, सच कह रहा हूँ ना, मैं बनाओगी ना हमारे लिए टेस्टी खाना। तो जूडी कहती है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खाना ही बनाती रहूँ, हमारे पास कोई और काम नहीं होता है क्या? जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती, तुम्हें जो भी मिले खा लेना। तो दाफेन कहता है तुम्हारे पास खाना पकाने का इतना अच्छा टैलेंट है तो तुम्हें बिना वजह से वेस्ट करने से क्या ही मिलेगा। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे लिए खाना बनाओ और हमारा पेट भर दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। जो सुनकर जूडी मुंह फुलाते ही लेकिन इस चीज के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो माने या ना माने लेकिन उसको खाना तो पकाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो प्रिंसेस जेनियन हॉल वालों से कहती है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे लिए इतनी ज्यादा फैसिलिटी को प्रोवाइड किया। जितना हमने आप लोगों के बारे में सोचा था उतने भी आप लोग बुरे नहीं, आप लोग तो बहुत ही अच्छे। तो वो डिसेपल और मैंक कह रहा था अरे हम लोगों की इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारी तारीफ कर रही हैं। आप लोग यहाँ पर आराम से रहिए और हम चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते। उनके जाने के बाद प्रिंसेस दाफेन और बाकियों से कह रही थी हम यहाँ पे जितने भी दिन है ना तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रहना होगा, हम लोग यहाँ पे बेफिक्र नहीं रह सकते, क्योंकि ली सेंगटोंग का कोई भरोसा नहीं, क्या पता वो कब आकर हमारे ऊपर हमला कर दे। जो भी करना सावधानी से रहना। लेकिन ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि हम पीछे से एक बंदे को देखते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रखे हुआ था और वो कह रहा था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें इन लोगों को सिटी से बाहर निकालना ही होगा और इसके बाद ही हमारा प्लान पूरा हो सकता है। आखिरकार ये बंदा था और ये इन लोगों को सिटी से बाहर क्यों निकालना चाहता था, यह चीज तो अभी हमें नहीं बताई जाती। जो सीन दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।